1120 रुपए सुरेश को आप देंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन चल रहा है 8% का, तो सुरेश को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? सुरेश को मिलने चाहिए थे 1000 प्लस 160, तो ये हो गए 1100। इन्फ्लेशन को एडजस्ट तो सुरेश को कहीं ना कहीं 40 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। तो ये जो है, ये जो कॉस्ट होती है, ये होती है इन्फ्लेशन कॉस्ट। तो इन्फ्लेशन कॉस्ट को अगर शामिल करके वो लोन देता तो उसे फायदा होता, अदरवाइज उसे ये नुकसान होगा। तो अगर जनरल स्टेटमेंट आया आपके एग्जाम में कि इन्फ्लेशन का नुकसान डेटर को होता है या क्रेडिटर को होता है, तो उसमें आप ये जरूर लिखेगा इन्फ्लेशन का नुकसान जो होता है वो ज्यादातर केसेस में क्रेडिटर को होता है। आगे चलेंगे। सेकंड, सैलरीड पीपल एंड वेज अर्नर। सैलरीड पीपल और वेज अर्नर को भी बढ़ते हुए इन्फ्लेशन से नुकसान हो सकता है। कैसे नुकसान हो सकता है? मान लीजिए मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया, मैंने कहा सर मैं 2 साल से बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अब आप मेरा अप्रेजल करिए, मेरा इंक्रीमेंट करिए। मेरे एम्प्लॉयर ने, मान लीजिए मेरी महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए है और मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि हम आपकी तनख्वाह 10% से बढ़ा देते हैं, ठीक है, 10% का आपका इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो अब मेरी महीने की तनख्वाह कितनी हो गई? 1,10,000। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 15% से बढ़ रहा है, अगर इन्फ्लेशन 15% से बढ़ रहा है, तो मेरी तनख्वाह अगर बढ़ के भी नहीं बढ़ी, क्योंकि अगर 15% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मुझे फायदा तभी होगा जब मेरी तनख्वाह 15% से ज्यादा से बढ़े। तो अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है और इन्फ्लेशन 15% चल रहा है, तो अगर मेरा एम्प्लॉयर 15% से कम से मेरी सैलरी बढ़ा रहा है, तो उसका मुझे कोई रियल इनकम मेरी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ एक नॉमिनल इनकम मेरी बढ़ती हुई दिखेगी। बल्कि मैं हो सकता है टैक्स ब्रैकेट में भी आ जाऊं। इसको हम समझेंगे फिस्कल पॉलिसी में। लेकिन अभी के लिए बस ये समझिए कि